हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि दो इंडिविजुअल्स को मिलाने का काम करता है। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तब ये चीज़ यहाँ सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच ही लिमिटेड नहीं रहती, क्योंकि इंडिया में मैरिज को कंसिडर किया जाता है एज अ यूनियन बिटवीन टू फैमिलीज ऑल्सो। जहाँ किसी भी सोसाइटी में मैरिज कल्चरल और सोशल वैल्यूज तो प्रमोट करता ही है, साथ ही साथ यहाँ कुछ और भी चीजें हैं जो कि मैरिज में देखी जा सकती हैं। जैसे कि कई इंस्टेंसेस यहाँ ऐसे भी निकल कर आते हैं जब इसी मैरिज को या इससे जुड़े प्रोमिसेस को यूज किया जा सकता है किसी पर्सन को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब ये चीज यहाँ इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि एलिगेशंस के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो एलिगेशंस बैक की गई हो बाय अ स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल एविडेंस। अदरवाइज ये एक तरीके का सस्पिशन क्रिएट करता है कि जो पर्सन यहाँ एलिगेशन लगा रहा है वो यूज कर रहा है उन एलिगेशंस को एज अ वेपन टू डिफेम दैट वेरी पर्सन जिसके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सो आज का हमारा ये लैंडमार्क जजमेंट कुछ इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। सो वीडियो पूरा देखिएगा। सो वीडियो में प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है इसको मैं पूरी वीडियो में आरपी कहकर डिनोट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने इस वर्ड को फुली रिसाइट किया तो हो सकता है कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट ये चीज चली जाए और ये वीडियो में भी टेक डाउन हो जाए। सो इस केस का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, समाधान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर 2025 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट 1137। देखिए, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफी रीसेंट डेवलपमेंट भी है क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस को हमारे सामने रखता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल कर आता है वो ये है कि इज देयर अ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी बाय द एक्यूज्ड। मतलब जो एक्यूज्ड है इस केस में, क्या उन्होंने शादी से जुड़ा झूठा वादा किया था विक्टिम के साथ। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये कहता है, क्या वो जो झूठा वादा था जो कि शादी से जुड़ा हुआ था, क्या उसे इसलिए किया गया है जिससे यहाँ ऑफेंस ऑफ आरपी कमिट हो सके। मतलब जो एक्यूज्ड है इस केस में, उन्होंने शादी से जुड़ा जो झूठा वादा विक्टिम से किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि यहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन हो सके और यहाँ पर ऑफेंस ऑफ आरपी कमिट हो सके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ सेक्शंस यहाँ हैं जो हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। उन सेक्शंस में से सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि बात करता है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के बारे में। Whoever by deceitful means, अगर कोई भी मेल पर्सन, कोई भी मैन या किसी वुमेन को बहला फुसलाकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है, ये कहकर कि वो मैन उस वुमेन से फ्यूचर में शादी करेगा, लेकिन उस मैन का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है शादी करने का फ्यूचर में, तब इस सिचुएशन में उस मैन का ये एक्ट पनिशेबल है अंडर सेक्शन 69 ऑफ BNS। और अगर वो पर्सन इस सेक्शन के अंडर कन्विक्ट होता है तो उस पर्सन को 10 साल तक की यहाँ सजा दी जा सकती है और वो पर्सन फाइन के लिए भी लाइबल होगा। अब यहाँ पर एक वर्ड डिसीटफुल मीन्स का यूज हुआ है, इसे समझना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, डिसीटफुल मीन्स का लेमेंस लैंग्वेज में मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, लालच देना। मान लीजिए कोई मैन है, वो कोई वुमेन है, उसे ये कहता है कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, या तुम जिस फर्म में या किसी कंपनी में काम कर रही हो वहाँ तुम्हें प्रमोशन दिलवा दूंगा और मैं तुमसे फ्यूचर में शादी भी कर लूँगा। इस चीज के चलते वो मैन उस वुमन के साथ सेक्सुअली इंडल्ज हो जाता है, तब यहाँ पर सेक्शन 69 ऑफ BNS अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन से जुड़ी चीजें भी मेंशन है। सो अब नेक्स्ट सेक्शन जो यहाँ निकल कर आता है वो है सेक्शन 507 ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन के बारे में। देखिए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सिंपल मीनिंग होता है किसी पर्सन को डराना, किसी पर्सन को कोई थ्रेट देना कि भाई मैं तुझे नुकसान पहुंचा दूंगा, तेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल फोर्स यूज कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। इन चीजों को बोला जाता है क्रिमिनली इंटिमिडेट करना किसी पर्सन को। अब यहाँ पर एनोनिमस कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी ऐसी कम्युनिकेशन जिसका आपको सोर्स नहीं पता है, जो बंदा उस कम्युनिकेशन के थ्रू आपको डरा रहा है उसका आपको कुछ नहीं पता है, ये होती है एनोनिमस कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपको एक फोन आता है, उस पर कोई पर्सन आपको ये कहता है कि वो आपको मार देगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा, आपको कोई थ्रेट देता है। ये तो हो गई एक सिचुएशन। वहीं अगर किसी पर्सन को उस पर्सन के बारे में जो कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के द्वारा थ्रेट दे रहा है, उस पर्सन का नाम पता है, उस पर्सन की आइडेंटिटी पता है, अगर ऐसा पर्सन उस पर्सन का नाम छुपाता है, उसकी आइडेंटिटी छुपाता है, तब इन दोनों सिचुएशंस में यह माना जाएगा कि यहाँ कमिट हुआ है क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एन एनोनिमस कम्युनिकेशन। अब अगर हम सेक्शन 506 देखते हैं जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है, वहां पर कोई अनोनिमस कम्युनिकेशन की बात नहीं हुई है, तो वहाँ पर 2 साल की यहाँ पर आपको पनिशमेंट दी जा सकती है और यहाँ पे फाइन भी देना पड़ सकता है जो भी पर्सन सेक्शन 506 के अंदर कन्विक्ट हुआ है। लेकिन अगर
कोई पर्सन 507 के अंदर कन्विक्ट होता है तो जो 506 में उसे पनिशमेंट मिली है, मान लीजिए 2 साल में से उसे 6 महीने की पनिशमेंट मिली है, अब उसे उस पनिशमेंट के साथ 507 में जो पनिशमेंट दी जाएगी उन दोनों पनिशमेंट को यहाँ बियर करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंसेज ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब डिस्कस करते हैं इस केस से जुड़ा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड। देखिए सेक्शन 376 को समझने से पहले आपको सेक्शन 375 समझना पड़ेगा। सो सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376, इन दोनों सेक्शंस को समझने के लिए एक ऑलरेडी मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है, जो कि आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन सेक्शंस के बारे में बताती है। सो इस वीडियो को पहले देखिएगा इन दोनों सेक्शंस को अच्छे से समझने के लिए। अब इस सेक्शन 376 को फुली एक्सप्लेन करने के बजाय हम उस कंसर्न सबसेक्शन पर आते हैं जिस सबसेक्शन की इस केस में बात हुई है, जो कि है सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन। देखिए सेक्शन 376 बात करता है कि रेप की पनिशमेंट क्या होगी। अब यहाँ पे पनिशमेंट ऑफ रेप सेक्शन 375 में भी दे रखी है, लेकिन यहाँ सेक्शन 376 कुछ अलग तरीके के रेप के बारे में बात करता है। जैसे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस कस्टडी में रेप कर दे, कोई पब्लिक सर्वेंट रेप कर दे, कोई मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है वो रेप कर दे, कोई टीचर रेप कर दे। वैसे ही अगर हम सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन देखते हैं तो ये सिंपली ये कहता है कि अगर एक वुमन पर, एक सेम वुमन पर बार बार रेप किया जा रहा है, उस चीज को यहाँ सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन यहाँ बताता है। और अगर कोई पर्सन ऐसा रिपीटेड ऑफेंडर है जो उस सेम वुमन पर बार बार रेप कर रहा है, तब उस पर्सन को यहाँ पर मिनिमम 10 साल की पनिशमेंट तो मिलेगी, साथ ही साथ उसे एक्सटेंड किया जा सकता है इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ के लिए। और ये जो इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद उसे दी जा रही है, वो उसकी रिमाइंडर ऑफ इट्स नेचुरल लाइफ होगी। मतलब जब तक वो जिएगा तब तक उसे यहाँ जेल में रहना पड़ेगा। और ये जो सेक्शन 375 और 376 ऑफ आईपीसी हैं, ये ही भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 63 एंड 64 है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। सो अब डिस्कस करते हैं इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड, ये है इस केस में एक्यूज्ड एंड एपिलेंट, जो कि एक एडवोकेट होते हैं। वाइल ऑन दी अदर हैंड राइट हैंड साइड पर आपको देखने को मिल जाएंगी एक विक्टिम, जो कि रिस्पोंडेंट भी है इस केस में, जो कि है एक वुमेन। अब यहाँ पर होता क्या है कि वुमन यानी कि विक्टिम और एक्यूज्ड एक रिलेशनशिप में होते हैं फ्रॉम मार्च 2022 टू मई 2024। अब यहाँ इसी रिलेशनशिप के दौरान डिफरेंट ओकेजन्स पर जो एक्यूज्ड और विक्टिम है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी इंडल्ज होते हैं, उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तब इसी रिलेशनशिप के दौरान जो एडवोकेट हैं, जो कि इस केस में एक्यूज्ड हैं, वो वुमन के सामने, विक्टिम के सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि भाई हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो वुमन है, उनका शादी को लेकर पास्ट एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं होता है। तो वो जो एडवोकेट के द्वारा दिया गया मैरिज का प्रपोजल है, उससे वो एग्री नहीं करती, वो मना कर देती हैं। अब ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से ही आगे चलता रहता है। लेकिन एक दिन होता क्या है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो वुमन है, वो FIR लॉन्च करवा देती हैं अगेंस्ट द एडवोकेट अंडर सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन एंड 507 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और वो ये कहती हैं कि जो एपिलेंट है, जो एक्यूज्ड हैं, उन्होंने रिपीटेड रेप किया है उनके ऊपर, यानी कि वुमन के ऊपर शादी का झूठा वादा करके। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एलिजिंग दैट द एपिलेंट कमिटेड रिपीटेड रेप ऑन हर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जो कि हमें देखने को मिला था सेक्शन 69 के अंडर। एंड रिपीटेड रेप का जो प्रोविजन था वो हमें देखने को मिला था सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन के अंडर। अब यहाँ FIR लॉन्च हो जाती है। उसके बाद यहाँ जो एडवोकेट हैं वो अप्रोच करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट को FIR क्वॉश करने के लिए। लेकिन यहाँ जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो FIR को क्वॉश करने से मना कर देते हैं। फिर जो एपिलेंट है वो अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस FIR को क्वॉश करवाने के लिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे सामने रखते हैं, तो एक एक करके उन चीजों को समझ लेते हैं। सो इस केस को सुनने के लिए 2 जजेस की बेंच को यहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें प्रेजेंट थी जस्टिस BV नागरत्ना एंड जस्टिस R महादेवन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज कहते हैं कि जो FIR लॉन्च हुई थी अगेंस्ट दी एक्यूज्ड, वो तो बिल्कुल साइलेंट थी इस चीज को लेकर कि किसी भी तरीके की फोर्स यूज की गई है एक्यूज के द्वारा वुमन को होटल में ले जाने के लिए, और ना ही यहाँ पर FIR कुछ इस तरीके के सरकमस्टांसेस को डिस्क्लोज करती हैं जो कि ये दिखाएं कि वुमन को यहाँ बहलाया फुसलाया गया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, डिसीट या किसी तरीके का लालच दिया गया है जिससे वुमन को यहाँ होटल में ले जा सके। यानी कि यहाँ किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज FIR में देखने को नहीं मिली
जो कि ये बता सके कि किसी भी तरीके की फोर्स यूज़ की गई है वुमेन के अगेंस्ट बाय द एडवोकेट, या वुमेन को किसी तरीके का लालच दिया गया है, या वुमेन को बहलाया फुसलाया गया है होटल में ले जाने के लिए। इसीलिए इस चीज से यही लॉजिकल इन्फेरेंस यानी कि यही लॉजिकल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो रिस्पोंडेंट है, जो वुमेन है, उन्होंने वॉल्यूशन से मतलब अपनी मर्जी से हमेशा विजिट किया है और मिली हैं वो एपिलेंट से, यानी कि उन पे कोई फोर्स नहीं थी, ना ही उन्हें कंपेल किया जा रहा था, ना ही उन्हें किसी तरीके का लालच दिया जा रहा था। जब जब वो एक्यूज से मिली हैं, हर एक ओकेजन पे वो अपनी मर्जी से मिली हैं, क्योंकि किसी भी तरीके के सर्कमस्टांसेस यहाँ नहीं देखने को मिले एफआईआर में। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि रिकॉर्ड से ये पता लगता है कि जब जब जो एडवोकेट है, जब एडवोकेट ने वुमन से ये कहा कि भाई आप मुझसे मैरिज कर लो, वुमन ने हर बार इस चीज को डिनाई किया, हर बार इस चीज को मना कर दिया कि वो मैरिज नहीं कर सकती। तब यहाँ ये कहना कि जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाए गए हैं वुमन के साथ एडवोकेट के द्वारा, वो मैरिज के झूठे वादे पर बनाए गए हैं, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वुमन यहाँ डिनाई करती आ रही थी कि वो मैरिज तो नहीं करेंगी। और दूसरी तरफ वुमन यहाँ ये कहती हैं कि जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए गए हैं वो मैरिज के प्रॉमिस को लेकर बनाए गए हैं। तो ये चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जो कि वुमन की स्टेटमेंट है वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो ये बोलती हैं कि भाई मैं मैरिज नहीं कर सकती, वाइल ऑन दी अदर हैंड वो ये चीज भी मेंशन करती हैं कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप मेरे साथ बनाए गए हैं वो मैरिज के प्रॉमिस को लेकर बनाए गए हैं। एक तरफ वो खुद ही डिनाई करती है मैरिज से, दूसरी तरफ वो उसी चीज को एक रीजन बनाती हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कराने के लिए अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि जो भी वुमेन की यहाँ कंटेंशन थी, जो भी उनके एलिगेशंस थे, उनमें कोई मेरिट नहीं था और ना ही उन्हें सस्टेन किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब आगे सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जो भी एलिगेशंस एडवोकेट के अगेंस्ट लगाई गई थी, रिपीटेड ऑफेंडर के प्रोविजन के अंडर, जो कि है सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 क्लॉज एन ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसको मीट करने के लिए इस प्रोविजन के अंडर एडवोकेट को कन्विक्ट करने के लिए एक हाई थ्रेशोल्ड का होना यहाँ बहुत जरूरी है, जो कि मीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिगेशंस किसी पर लगा दिए जाएंगे और उसे कन्विक्ट कर लिया जाएगा अंडर दिस रिस्पेक्टिव सेक्शन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि एक ऐसी रिलेशनशिप थी जिसको 3 साल से ज्यादा का समय हो गया था, तो इस दौरान ये बहुत नॉर्मल है कि जो कपल्स हैं, जो कि एक्यूज और विक्टिम है, वो इमोशनली एक दूसरे से अटैच हो जाएं। यहाँ पर इस रिलेशनशिप के दौरान फिजिकल इंटीमेसी भी देखने को मिली थी, जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज है। तो इस रिलेशनशिप को, इस फिजिकल इंटीमेसी को उस रिलेशनशिप के दौरान ब्रांड नहीं किया जा सकता एज अ रेप। मतलब ये जो रिलेशनशिप थी बिटवीन एक्यूज एंड विक्टिम, उसके दौरान जो फिजिकल रिलेशन, जो सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हुए थे बिटवीन एक्यूज एंड विक्टिम, उन्हें ब्रांड करना रेप की तरह, ये ठीक नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी इसी स्टेटमेंट में एक और चीज भी ऐड करते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसा कि हमें इस केस के फैक्ट्स को डिस्कस करते टाइम पता लगा था कि शुरू से ही जो वुमेन थी वो अगेंस्ट थी मैरिज के, वो शादी नहीं करना चाहती थी एडवोकेट से। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि जब वुमेन स्टार्टिंग से मैरिज के अगेंस्ट थी, तब वो बार बार एपिलेंट से मिलती क्यों थी और फिजिकल रिलेशंस में इंडल्ज क्यों होती थी, जबकि वो पहले से ही मैरिड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक अर्लियर प्रेसिडेंट, जिसका नाम है महेश दामू खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, का सपोर्ट लेते हुए ये कहते हैं कि जब तक ये पता ना लग जाए कि जो फिजिकल रिलेशनशिप है वो प्योरली बेस्ड है मैरिज के प्रॉमिस के ऊपर, और यहाँ पर नेक्सस है बिटवीन फिजिकल रिलेशनशिप एंड प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यानी कि हमें अगर फैक्ट्स से यहाँ ये पता लग रहा है कि जो फिजिकल रिलेशनशिप है उनका कनेक्शन है प्रॉमिस ऑफ मैरिज के साथ, और जो फिजिकल रिलेशनशिप है उसको बनाया इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर ये वादा किया गया है कि भाई फ्यूचर में हम शादी करने वाले हैं, तब तो ठीक है, तब यहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के सेक्शन के अंडर एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर नेक्सस नहीं है बिटवीन फिजिकल रिलेशनशिप एंड प्रॉमिस ऑफ मैरिज, और फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पर बेस्ड नहीं है प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ऊपर, तब यहाँ पर कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है एक्यूज को। तब यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि जब वो फिजिकल रिलेशनशिप बन रहे थे तब वुमेन की कंसेंट से छेड़छाड़ हुआ था। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर वाज विशिएशन ऑफ कंसेंट अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि उन्हें इस केस में ये चीज देखने को मिली है कि ये केस कुछ इस तरीके का केस नहीं है जहां पर एपिलेंट ने रिस्पोंडेंट को ट्रिक किया है, फंसाया है
फिजिकल प्लेजर्स के लिए और फिर वो गायब हो गया। ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जो कि 3 साल तक चला, जो कि एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम होता है। इस रिलेशनशिप के दौरान जो एक्यूज्ड और विक्टिम थे वो दोनों क्लोज आए, इमोशनली अटैच्ड हुए, काफ़ी सारी चीज़ें उनके बीच हुई, फिजिकल इंटीमेसी भी क्रिएट हुई। फिर उसी रिलेशनशिप के दौरान इस फिजिकल इंटीमेसी को ब्रांड कर देना एज एन ऑफेंस ऑफ रेप सिर्फ इस वजह से कि वो रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में स्टेटमेंट्स देते टाइम अपने एक और अर्लियर प्रेसिडेंट को मेंशन करते हैं, जिसका नाम था रजनीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसका सपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जब एक वुमेन अपनी मर्जी से एक लॉन्ग टर्म सेक्सुअल रिलेशनशिप में आती है किसी मैन के साथ, तब वो उस रिलेशनशिप के नेचर से पूरी तरीके से वाकिफ़ होती है, उसे पता होता है क्या क्या चीज़ें यहाँ हो रही हैं। और अगर वो उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में जब आती है उसके बाद बिना किसी स्ट्रॉन्ग या क्रेडिबल एविडेंस के अगर वो ये कहती है कि जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके साथ हुआ है, उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर वो किसी मैन के साथ आई है, तब यहाँ पे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पर डिपेंड है या वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट यानी कि गलती से उस सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गई, तब इस बेसिस पर इन कुछ इस तरीके के वुमन के एलिगेशंस पर उस केस में मैन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सुप्रीम कोर्ट यहाँ सिंपली यही कहना चाह रहे हैं, अगर कोई वुमन ये कहती है कि उसके साथ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हुआ है, उसके चलते सेक्सुअल रिलेशनशिप उस वुमन के साथ बनाए गए हैं, या उसकी कंसेंट नहीं थी, या गलती से वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ गई, इस चीज़ को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कोई क्रेडिबल या कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर देता। सो फाइनली अब डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सो सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये कहते हैं कि जो ऑफेंस ऑफ रेप है वो बहुत ग्रेव ऑफेंस है और वो इन्वोक हो सकता है कुछ ऐसे ही केसेस में जहाँ पर सही में सेक्सुअल वायलेंस हुआ हो, या तो सेक्सुअल वायलेंस हुआ हो यानी कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हो कोअर्जन का यूज़ करके, या फिर जहाँ पर वुमन की कंसेंट ना हो वहाँ पर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई हो, तभी ऑफेंस ऑफ रेप यहाँ पर अट्रैक्ट हो सकता है। अब हर एक ऐसी रिलेशनशिप जो कि वर्क नहीं कर पाई उसे रेप के ऑफेंस का नाम दे देना, ये सिंपली अफेक्ट करता है रेप के ऑफेंस की सीरियसनेस को, और तो और ये एक तरीके की इनजस्टिस और स्टिग्मा भी देता है एक्यूज्ड को, जिस पर ऑब्वियसली यहाँ पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं। और ये कुछ इस तरीके के इंस्टेंसेस हैं जो कि पर्सनल ग्रज के लिए भी यूज होते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सच इंस्टेंसेस ट्रांसेंड द रेल्म ऑफ मेयर पर्सनल डिस्कॉर्ड। और तो और यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस की जो मशीनरी है उसका कुछ इस तरीके से मिसयूज करना एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि निंदनीय भी है, जिसको कंडेम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मैरिज जो है वो कैरी करता है डीप सोशल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस, और अगर कोई वुमन सेक्सुअल रिलेशनशिप में यहाँ इंडल्ज हो रही है तो उसका जनरली ये बिलीव रहता है कि जिस पर्सन के साथ वो यहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रही है फ्यूचर में उस पर्सन के साथ उस वुमन की शादी हो सकती है। और अगर यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप इसीलिए बनाए गए हैं जिससे यहाँ उस वुमन की उस पर्टिकुलर पर्सन से फ्यूचर में शादी हो सके, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता और ये चीज सिर्फ वुमन को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज की जाती है, तब ये चीज प्रोटेक्टेड है। लेकिन फिर भी इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्रेडिबल एविडेंसेस होने चाहिए, कॉन्क्रीट फैक्ट्स होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर क्रेडिबल एविडेंसेस एंड कॉन्क्रीट फैक्ट्स का होना जरूरी है, ना कि सिर्फ मेयर एलिगेशंस और अजम्पशंस का होना। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर देते हैं, जिसने एडवोकेट के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई थी उसे क्वॉश करने से मना कर दिया था। एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्वॉश करते हैं रेप का केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, जो कि बेस्ड था फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज पर। सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज भी कहते हैं कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था बिटवीन एक्यूज एंड विक्टिम वो कंसेंशुअल था और वो इन्फ्लुएंस नहीं था किसी भी तरीके के मैरिज के गलत प्रॉमिस से, यानी कि जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था एक्यूज और विक्टिम के बीच वो सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्यूज एंड विक्टिम की सहमति से हुआ था और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से इन्फ्लुएंस नहीं था। कोर्ट यहाँ ये चीज भी मेंशन करते हैं कि जो वुमन की एलिगेशन थी वो अनट्रू थी, यानी कि उसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी। और तो और ये एक ऐसा केस था जिसमें जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी वो बदल गई एक्रीमोनियस में, यानी कि ये जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी वो गुस्से का शिकार हुई है, मतलब किसी तरीके का गुस्सा था एक्यूज और विक्टिम के बीच, तभी इस तरीके के फॉल्स एलिगेशंस वुमन की साइड से यहाँ पर निकल कर आए। और फाइनली यहाँ पर जो एडवोकेट हैं उनकी प्ली को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देते हैं। देखिए आज का ये जो केस था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि इस केस में हमने
जो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का कॉन्सेप्ट है उसे कवर किया, साथ ही साथ उस फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी को कैसे मिसयूज किया जा सकता है बाय द फॉल्स एलिगेशन, इस चीज़ को भी हमने समझा। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।